अच्छा, तो आज मैं चर्चा करूँगा MI6 MI6 जो कि इंग्लैंड के स्पाई डिपार्टमेंट के बारे में है, ठीक है? जैसे पाकिस्तान के ISI हो गए, हमारे इंडिया के रॉ हो गए, तो वैसे ही इंग्लैंड के मतलब ग्रेट ब्रिटेन के है MI6। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी चर्चा करूँगा वो मैंने इस किताब से ली है। ये किताब लिखे है माइकल ई गुडमैन ने, ये आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। इस किताब के जो फर्स्ट चैप्टर है, इस किताब के जो फर्स्ट चैप्टर है, ए कल्चर ऑफ सीक्रेसी। इस पूरे किताब में टोटल 5 चैप्टर है। इनमें से एक कल्चर ऑफ सीक्रेसी जिसमें MI6 कैसे शुरू हुआ, MI6 का क्या इतिहास है और कैसे धीरे-धीरे MI6 बढ़ा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। मैं भी इसी वीडियो में इसी का चर्चा करूँगा। अच्छा, मैंने जो इस वीडियो में जो इस चैप्टर में जो भी है, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में है और कुछ जानकारियाँ मैंने इंटरनेट से ली है। ओके, तो वीडियो को आगे देखिए। साल 1588 में स्पेन का राजा किंग फिलिप II इंग्लैंड के ओर एक बहुत बड़ा नेवल फ्लीट भेजता है। इस युद्ध अभियान में 130 नेवल फ्लीट यानी कि 130 युद्ध जहाज थे। वो एक अचानक हमले के दौरान इंग्लैंड को हरा के जीतना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत पहले ही एक जासूस को स्पेन के राज्यसभा में अपॉइंट कर चुका था और वो जासूस बहुत पहले ही इंग्लैंड को इस युद्ध अभियान के बारे में बता चुके थे। इंग्लैंड के नेवी तैयार थी और इंग्लैंड की नेवी ने स्पेन के नेवी को हराया और इसके बाद से इंग्लैंड का वर्चस्व बढ़ता ही गया। स्पेन का राजा किंग फिलिप II इस नेवल ऑपरेशन का नाम रखा था ला ग्रांदे फेलिसिस्मा आर्मादा। इंग्लिश में इनका नाम होता है इनविजिबल आर्मादा। आर्मादा एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब है फ्लीट और नेवी, और ऐसे ही इतिहास में इसका नाम पड़ गया स्पेनिश आर्मादा। इंग्लैंड के रूलर और गवर्नमेंट लीडर्स क्वीन एलिजाबेथ वंस से क्वीन एलिजाबेथ वन से क्वीन विक्टोरिया सबने ही जासूसों का मदद लिया। क्वीन एलिजाबेथ वन जिनका शासनकाल 17 नवंबर 1558 से 24 मार्च से 1603 तक चला और क्वीन विक्टोरिया जो कि 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 तक शासन किया। ग्रेट ब्रिटेन के पास पहले तो कोई भी ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं 1909 के पहले तक। 1909 में पहली बार ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इसका नाम दिया गया सीक्रेट सर्विस ब्यूरो। सीक्रेट सर्विस ब्यूरो को दो भागों में बांटा गया। एक था फॉरेन सेक्शंस, दूसरे थे होम सेक्शंस। फॉरेन सेक्शंस क्या करते थे, खुफिया इंटेलिजेंस गैदर करना और दूसरे देशों में खुफिया ऑपरेशंस करना और दूसरे दूसरे देशों के टेक्नोलॉजीज को चुराना, ये करते थे। ये काम था फॉरेन सेक्शंस का। होम सेक्शंस क्या करते थे, दूसरे देशों के जासूसों को पकड़ना और देश के अंदर जो टेररिज्म एक्ट्स होता है उसके साथ लड़ना और उसको रोकना। 1922 मतलब 1922 में फॉरेन सेक्शंस का नाम बदल के रखा जाता है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस मतलब SIS, और बाद में इसी का नाम MI6 मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 पड़ता है। अच्छा, मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 मतलब MI6 या फिर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये एक ही है। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के जो एम्प्लॉय थे वो कभी-कभी इसका नाम देते थे द फर्म, मतलब वो एक कोड वर्ड था, वो कोड नेम था जिससे ये सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को इंडिकेट करता था द फर्म नाम के। 10 साल बाद होम सेक्शंस मतलब 1932 को होम सेक्शंस का भी नाम बदल के सिक्योरिटी सर्विस नाम दिया जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विस नाम दिया जाता है। बाद में इसी होम सेक्शंस मतलब सिक्योरिटी सर्विस का नाम पड़ता है MI5 मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस 5। SIS मतलब जो फॉरेन सेक्शन थे उसका पहला हेड का नाम था कैप्टन मैन्सफील्ड कमिंग।
1909 में मतलब 1909 में वो अपॉइंट हुए थे और वो मरते दम तक एसआईएस के चीफ रहे। 1923 को 23 तक मतलब वो मरते दम तक मतलब 1923 तक वो एसआईएस के चीफ रहे। वो हमेशा अपना नाम साइन करने से पहले सी लेटर लिखता था। सी लेटर चीफ और कामिंग दोनों को ही रिप्रेजेंट करता था। अच्छा, और आज भी सारे चीफ अपने नाम साइन करने से पहले सी लिखते हैं। वो हमेशा ग्रीन कलर की इंक मतलब हरा रंग के इंक को इस्तेमाल करता था लिखने के लिए। कमिंग ने एक स्ट्रिक्ट कल्चर और रूल बनाया था एसआईएस के एजेंट्स के लिए। एजेंट्स के नाम कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि वो अगर सर्विस में मर भी जाए तो भी नहीं। एजेंट्स अपने ट्रेनिंग, अपने मिशंस और अपने कलीग्स के बारे में किसी से कुछ नहीं बोल सकते थे और वो बैन आज भी माना जाता है। यहाँ तक एजेंट्स के सीक्रेट्स को रिवील करना ब्रिटिश लॉ के पूरे खिलाफ होते हैं। एक फॉर्मर एजेंट्स रिचर्ड टॉमिल्सन जो अपने एक्सपीरियंस को पब्लिश करना चाहते थे, उन्हें भी 1990 में जेल में बंद कर दिया गया था। सीक्रेट सर्विस ब्यूरो बनने के 5 साल बाद यूरोप वर्ल्ड वॉर वन में एंटर करता है। जो फॉरेन सेक्शंस थे मतलब जो एसआईएस थे, वो फ्रांस, इटली, रशिया और यूएस के साथ मिलके यूएस 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 के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके जर्मन ट्रूप्स को मॉनिटर करने के कोशिश कर रहा था। सीक्रेट सर्विस सीक्रेट सर्विस ब्यूरो ने अपना पहला फॉरेन ऑफिसेस 4 देशों में खोला था। वो थे नीदरलैंड्स, फ्रांस, इजिप्ट और अमेरिका। होम सेक्शंस ने फोकस किया इंग्लैंड के अंदर जर्मन जासूसों के खुफिया ऑपरेशंस के ऊपर। इस समय होम सेक्शंस में सिर्फ 14 मेंबर काम कर रहे थे। 1914 4 अगस्त ने ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है और उसी दिन ब्रिटिश एजेंट्स ने 21 जर्मन एजेंट्स को कैप्चर किया था। वर्ल्ड वॉर के चलते हुए यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट यूएसएसआर बनता जा रहा था। पूरे यूरोप में कम्युनिज्म का विचारधारा को बढ़ रहा था। एसआईएस ने अपने दो बेस्ट टॉप एजेंट्स को सोवियत यूनियन भेजा ताकि वो व्लादिमीर पुतिन को एलिमिनेट कर सके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। जब ब्रिटेन सोवियत यूनियन को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा था, तब जर्मनी ने एडोल्फ हिटलर और उनकी नाजी पार्टी पावर में आ गया 1930 में और वर्ल्ड वॉर टू का घंटा बज गया था। एसआईएस के अंडर जो नया ऑर्गेनाइजेशन दो नया ऑर्गेनाइज एसआईएस के अंदर दो नया ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए थे। एक थे जीसी एंड सीएस मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोड एंड साइबर स्कूल, और एक थे स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मतलब एसओई। अच्छा, जो गवर्नमेंट कोड एंड सर्विस स्कूल ये क्या मतलब जीसी एंड सीएस ये क्या काम करते थे? ये अच्छा, इनके जो ऑफिस थे, ये पहला ऑफिस लंदन के पास ब्लेचली पार्क में खोला गया था। अच्छा, जर्मन जो कोर्ट का द्वारा जो कोर्ट के माध्यम से जो सीक्रेट मैसेजेस भेजता था, उस सीक्रेट मैसेजेस को तोड़ के इंफॉर्मेशन निकलना था इनका काम। मतलब गवर्नमेंट जीसी एंड सीएस मतलब गवर्नमेंट कोड एंड साइबर स्कूल, ये सबसे पहले क्या काम करता है, जर्मन जर्मन जो कोर्ट द्वारा जो सीक्रेट मैसेजेस भेजता था, उस सीक्रेट मैसेजेस को तोड़ के इंफॉर्मेशन निकलता था। इंफॉर्मेशन को डिकोड करना था इनका काम। और जो दूसरे जो था, वो था स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव जो 1940 मतलब 1940 को इस स्थापना की। वो क्या काम करता था, जिन देशों पे जर्मन का कब्जा था, उन देशों में जो लोग जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका मदद करता था। हम्म, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद एक नया वॉर शुरू हो जाता है जिसका नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एरा में कहा जाता है कि दुनिया दो भागों में बट गया था। एक तरफ था यूएस एलाइज इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन और दूसरी तरफ थे सोवियत यूनियन और उसकी एलाइज और ईस्टर्न यूरोप। 1960s में एसआईएस ने कुछ केजीबी एजेंट्स को डबल एजेंट्स के
तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया था। अच्छा, डबल डबल एजेंट्स क्या होते हैं? जो अपने देश के जासूस तो होते हैं, मतलब अपने देश के लिए तो काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे देश के लिए भी पैसा हो या फिर किसी की भी लालच में वो काम करते थे। वो अपने देश के सीक्रेट्स वो दूसरे देशों के एजेंट्स को वो बेचते थे। इसी को डबल एजेंट्स कहा जाता था। अच्छा, उसी वक़्त कुछ MI6 लीडर्स को भी पकड़ा गया था। मतलब MI6 जैसे कि ये सोवियत यूनियन के कुछ जो एजेंट्स थे, जो कि पैसों की लालच में, कुछ लालच में हो, जो MI6 को अपने देश के सीक्रेट्स बेच रहे थे, वैसे ही MI6 मतलब इंग्लैंड के जो ग्रेट ब्रिटेन के जो एजेंट्स थे, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन सोवियत यूनियन के हाथों बेच रहा था। मतलब दोनों ही तरफ से डबल एजेंट और दोनों ही तरफ से एक दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन अ, दे मतलब इन्फॉर्मेशन की अदली-बदली हो रही थी। अच्छा, 1970s में MI6 के ऊपर ब्रिटेन ने पैसा खर्च करना बहुत कम कर दिए थे। 1979 में मार्गरेट थैचर जो पीएम इलेक्टेड होती है और उनको सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ब्यू से भूमिका को वो समझते थे और वो फिर से MI6 को खड़ा कर लेते हैं। अच्छा, आज के तारीख में MI6 का जो पूरा मेंबर्स है वो 2000 के आसपास है। असली नंबर आज तक कभी रिवील नहीं हुए, किसी को नहीं पता है। ओके, थैंक यू।